हाँ तो भाई, क्या हाल है आप सभी के? अच्छे हैं सभी? चलो, तो जैसा कि आपको पता है, कल तक हमने अपने चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट कर लिए, ठीक है। और आज हम जो पढ़ेंगे वो चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है वंशागति और विविधता के सिद्धांत, ठीक है। वंशागति और विविधता के सिद्धांत, ठीक है भाई। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस, ठीक है भाई। तो ये जो चैप्टर नंबर 5 है वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ना। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि बोर्ड एग्जाम में इसका जो वेटेज है वो 5 अंक का है। कितने अंक का है भाई? 5 अंक का ये पूरा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? ये जो 5वां चैप्टर है ये कितने नंबर का है? 5 नंबर का है। और यहाँ से जो क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी होती है वो 3 नंबर का एक क्वेश्चन और एक क्वेश्चन 2 नंबर का, ऐसे जो पैटर्न है वो उसकी पॉसिबिलिटी यहाँ ज़्यादा है, ठीक है। कहने का मतलब है 5 नंबर का जो ये चैप्टर है ना, इस चैप्टर में क्या होता है, एक क्वेश्चन तो 3 नंबर का आता है और एक क्वेश्चन आता है 2। तो इस प्रकार का इसका पैटर्न होता है भाई चैप्टर नंबर 5 का, है ना। चलिए, तो अब हम इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो पार्ट है इस चैप्टर में हम अपनी आनुवांशिकता को पढ़ते हैं। किसको पढ़ते हैं? जेनेटिक्स, यानी कि आनुवांशिकी। मतलब जो पीढ़ी दर पीढ़ी आपने देखा होगा कि हमारे अंदर जो गुण हैं वो हमारे पेरेंट्स से आते हैं, हमारे पेरेंट्सों में हमारे ग्रैंडफादर से आते हैं और हमारे बच्चों में हमारे गुण जाते हैं ना। ऐसे देखा होगा आपने, ठीक है। तो इसी घटना को, मतलब ये कैसे करैक्टर जाते हैं, कैसे उनमें विभिन्नताएं आती हैं, ये सारी चीज़ें हम अपने इस चैप्टर में पढ़ेंगे भाई। और हालांकि आप इस चैप्टर के बारे में पहले से ही जानते हैं क्योंकि आप इसको क्लास 10th में, शायद चैप्टर नंबर 3 था, उसमें आप इसको पढ़ चुके हैं, मेंडल वाले चैप्टर को, ठीक है। लेकिन यहाँ पर उसका कुछ ब्रीफली एक्सप्लेनेशन है, थोड़ा सा अलग। कुछ चीज़ें वही हैं लेकिन कुछ बहुत ज़्यादा ही अलग हैं, समझ रहे हैं। तो इसलिए हमें यहाँ पे ये पढ़ते हुए चलना है भाई। तो एक एक टॉपिक, एक एक कंसेप्ट आपको इसका समझना है। बहुत सिंपल सा ये चैप्टर है, लेकिन कब? जब आप इसके कंसेप्ट को बहुत ही बारीकी से समझें और ध्यान लगा के सुने। चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहले चैप्टर नंबर 5 में जो आपके पास नोट्स हैं उनमें कुछ आपको डेफिनेशन दिखाई दे रही होंगी, कुछ परिभाषाएं आपको दिखाई दे रही होंगी। तो उन परिभाषाओं को मैं सबसे पहले यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ वैसे ही, तो मेरी बात को आप समझते जाइए, केवल सुनिए भाई। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, एक परिभाषा होती है आनुवांशिक लक्षण की, है ना। मैं थोड़ा सिस्टम से बता रहा हूँ ना, सुनिए। आनुवांशिक लक्षण, इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, एक शब्द है जिसको हम बोलते हैं डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल बोलते हैं ना इसको, डीएनए, है ना। जो डीएनए होता है ना वह एक जेनेटिक मटेरियल है, वह एक आनुवांशिक पदार्थ है। इस चीज़ को सिद्ध किया था हर्शे और चेस नाम के वैज्ञानिक ने ना। हर्शे और चेस नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये कहा था, एक अपने एक्सपेरिमेंट किए थे, तब उन्होंने बताया था कि डीएनए ही एक ऐसा पदार्थ है, डीएनए ही एक ऐसा पदार्थ होता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है, यानी कि आनुवांशिक होता है। तो ये जो कैसे उन्होंने सिद्ध किया, हमारे चैप्टर नंबर 6 में इसके बारे में डिटेल से हम पढ़ेंगे। जो इससे अगला जो चैप्टर है ना, वहाँ पे हम ये अध्ययन करेंगे प्रयोग के द्वारा कि आखिर कैसे उन वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया था। बहुत सारे वैज्ञानिक थे, ग्रिफिथ वगैरह और ये, है ना। तो हम देखेंगे स्टाल वगैरह और ऐसे ना, देखेंगे वहाँ पर उन्होंने कैसे सिद्ध किया कि वास्तव में ही डीएनए का आनुवांशिक पदार्थ है ना। तो अगले चैप्टर में हम इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे, ब्रीफली इसके बारे में नॉलेज लेंगे। तो फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ होता है ना भाई। डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ होता है। कहने का मतलब हमारे पेरेंट्सों से हमारे अंदर केवल उनका डीएनए आता है। क्या आता है? केवल उनका डीएनए। और हमारे जो बच्चे होंगे उनमें हमारा क्या जाएगा? केवल डीएनए। समझ पा रहे हैं?
तो मैं आपको पहले इसके बारे में बता चुका हूँ कि भाई गुणसूत्र जाते हैं, और मैंने आपको 11th क्लास में भी गुणसूत्र की संरचना बताई थी, और मैंने कहा था कि गुणसूत्र जो होते हैं वो डीएनए का ही कुंडलित रूप होता है। याद कीजिए, मैंने आपको तब बताया था कि जो मतलब एक हिस्टोन नाम की प्रोटीन होती है, हिस्टोन प्रोटीन, है ना। हालांकि चैप्टर नंबर 6 में इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। सुनो मेरी बात को, चैप्टर नंबर 6 में मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। हम डीएनए की संरचना को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ अपने कंसेप्ट को रिवाइज कर लेते हैं, है ना। मैंने कहा था कि भाई ये जो हिस्टोन प्रोटीन होती है जो अपने आप को विभाजित कर मतलब एक अष्टक का रूप ले लेती है, गोल मटोल संरचना बन जाती है ना, जिसे आप न्यूक्लियोसोम के नाम से भी जानते हैं। फिर जो आपका डीएनए वो इस प्रकार ढाई कुंडलित ऐसे लिपट जाता है ना, और ऐसे कुंडलित होकर क्या है वो इस प्रकार की एक स्ट्रक्चर बना लेता है। ऐसे याद है आपको ये संरचना, ठीक है। ऐसी एक स्ट्रक्चर बना लेता है, और आप इसी स्ट्रक्चर को मतलब ये डीएनए है टोटल, और जो डीएनए वो अपने आप में क्या हो गया है, कुंडलित हो चुका है। और जो डीएनए कुंडलित होता है ना, तो ये इस प्रकार की संरचना बना लेता है ना, तो इसे हम बोलते हैं एक क्रोमोजोम, यानी कि गुणसूत्र। क्या बोलते हैं इसको हम? एक क्रोमोजोम या गुणसूत्र बोलते हैं ना। अब ये जो गुणसूत्र, अच्छा यहाँ से एक शब्द है, नहीं अभी मैं थोड़ी सी नॉलेज आपको दे रहा हूँ, लेकिन इसकी डीपली जो नॉलेज है ना, फुल कंसेप्ट, मैं इनसे अगला जो टॉपिक स्टार्ट होगा एक संकर संकरण के नाम से, तब हम इसको फुल दोबारा से देखेंगे ना। अभी मैं आपको यहाँ नहीं बताऊँगा इसे, फिलहाल इतना बता रहा हूँ कि यह जो डीएनए होता है वो एक आनुवांशिक पदार्थ होता है। ये डीएनए क्या करता है कि न्यूक्लियोसोम से जुड़कर एक प्रकार के ऐसी कुंडलित अवस्था में आ जाता है, जिसे हम क्रोमोजोम कहने लग जाते हैं। आपको इतना समझना है कि क्रोमोजोम एक प्रकार का डीएनए का कुंडलित रूप है ना, ये डिफरेंट नहीं है। आप ऐसे मत सोचो सर ये गुणसूत्र जाते हैं या डीएनए जाते हैं। भाई जो गुणसूत्र है ना वो डीएनए का ही रूप है केवल, है ना, कुंडलित रूप है उसका, समझ रहे, उसका ही रूप होता है ये डीएनए का ना। आगे मैं फुल एक्सप्लेन आपको करूँगा। तो अब ये जो एक शब्द था जीन, जीन भी मैंने आपको 11th क्लास में बताया था कि फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए आर नोन एज जीन, है ना। मतलब जो डीएनए होता है ना उसके टुकड़ों को ही आप जीन कहते हैं। डीएनए के टुकड़ों को ही आप क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। जैसे ये डीएनए है यहाँ से यहाँ तक, तो मैं ये टुकड़ा मान लूँ तो यह एक प्रकार का जीन बन गया, ये टुकड़ा मान लूँ ये सेकंड जीन बन गया। तो ऐसे जीन भी होते हैं। ये सारी चीज़ों को हम यहाँ पढ़ते हुए चलेंगे भाई, बिल्कुल एक एक पॉइंट को हम यहाँ पर क्लियर करेंगे ना। चलिए, तो मैंने कहा कि भाई एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में डीएनए जाता है, और डीएनए के पास होते हैं जीन। क्या होते हैं? जीन। और जो जीन होते हैं ना उनके पास लक्षणों को निर्धारित करने की क्षमता होती है। किसको निर्धारित करने की क्षमता होती है? लक्षणों को। जो भी लक्षण, जैसे मैं आपको बता दूं हमारे लक्षण क्या क्या होते हैं। हमारे लक्षण जैसे हमारी लंबाई है ना, हमारे बालों का रंग है, हमारे बालों की आकृति है, आँखों का रंग है, समझ पा रहे आप मेरी बात को, है ना। तो ये बहुत सारे है ना, त्वचा का रंग वगैरह, ये सारे हमारे कैरेक्टर हैं, ये सारे हमारे लक्षण हैं। तो इन लक्षणों को कंट्रोल या नियंत्रित कौन करता है? जीन करता है। कौन करता है? जीन करता है ना। और जीन कहाँ प्रेजेंट होते हैं? डीएनए पर या मतलब गुणसूत्र पर प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, मैं आपसे एक शब्द कह रहा हूँ कि गुणसूत्र पर जीन उपस्थित है। भाई गुणसूत्र पे तो होंगे ही, क्योंकि डीएनए के टुकड़ों को ही आप जीन कह रहे हैं। और जब डीएनए ऐसे कुंडलित होगा तो जीन ऐसे लगेंगे जैसे ऊपर बैठे हुए हैं गुणसूत्र के ना। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि डीएनए क्या है? डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है। इसका पूरा कंसेप्ट आगे बताऊंगा, अभी मैं आपको अभी नहीं बता रहा हूँ ना। इससे कुछ जो थ्योरेटिकल पार्ट है ना, ये इसको जैसे मैं कंप्लीट कर लूँगा ना, फुल कंसेप्ट से आपको बताऊंगा एक्सप्लेन करके, डायग्राम बना के ना। वहाँ पर फिर हम अपने कुछ विभाजन के बारे में भी बात करेंगे, अर्धसूत्री, समसूत्री, ऐसे कुछ। चलिए, तो कुछ डेफिनेशन मैं आपको यहाँ बता के चलूँ जो सबसे पहले आपके नोट्स में लिखी हुई हैं, कि ऐसे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं
हम उन लक्षणों को आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। क्या कहते हैं? आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। क्या आप, यदि आपसे कोई पूछे कि भाई आनुवांशिक लक्षण क्या है, तो आपका एक आंसर होना चाहिए, सर जो लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक गमन करते हैं या जाते हैं, तो हम उन्हीं लक्षणों को आनुवांशिक लक्षण के नाम से जानते हैं, है ना। अब फिर एक पॉइंट बनता है कि संततियों की ऐसी प्रवृत्ति। अब एक बात बताओ, ये कोई पेरेंट है, ठीक है, और ये इसकी संतान है, ऑफ स्प्रिंग बोल सकता हूँ इसको। हाँ, संतान को आप इंग्लिश में ऑफ स्प्रिंग बोलते हैं या प्रोगेनी भी बोलते हैं ना। ये पेरेंट है, ये ऑफ स्प्रिंग है ना। अब सुनिए, संतान से कोई लक्षण इस पेरेंट से कोई लक्षण इसकी संतान में गया, तो आप इस लक्षण को क्या नाम देंगे? आप इसको बोलेंगे कि ये आनुवांशिक लक्षण है। क्या है भाई? ये आनुवांशिक लक्षण है ना। तो आनुवांशिक लक्षण की तो ये सिंपल डेफिनेशन हो गई कि जो लक्षण अपने पेरेंट्स से जो लक्षण जनकों से संततियों में जाते हैं या पीढ़ी दर पीढ़ी जाते हैं, हम उन्हें आनुवांशिक लक्षण कहते हैं, है ना। अब एक परिभाषा और बन जाती है कि संततियों की ऐसी प्रवृत्ति। अब ये संतति है, इसके पास क्या प्रवृत्ति है कि ये केवल अपने किसके गुण या गुण या लक्षणों को लेता है? अपने जनकों के। बात को जरा ध्यान से सुनिए, मैं इस लाइन को ऐसे भी तो कह सकता हूँ कि जो संतानें होती हैं वो लक्षणों को किन से लेती हैं? अपने जनकों से लेती हैं। किससे लेती हैं? अपने जनकों से। तो एक सिंपल सी बात हो जाती है कि संततियों की ऐसी प्रवृत्ति जिसमें वे अपने जनकों के गुण या लक्षणों को धारण करती हैं, हम उसको आनुवांशिकता या हेरिडिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आनुवांशिकता या हेरिडिटी बोलते हैं। यदि आपसे कोई पूछे कि हेरिडिटी क्या है, आनुवांशिकता क्या है, तो आप बोलेंगे कि आनुवांशिकता वो घटना है जिसमें संतान अपने जनकों से लक्षण प्राप्त करते हैं। अब बताइए, ये संतान अपने जनकों से तो लक्षण प्राप्त कर रही है। अरे हम सब ने लक्षण कहाँ से प्राप्त किए? अपने पेरेंट्स से। हम संतान हैं, वो हमारे पेरेंट्स हैं, तो उन्होंने हमारे लिए उनके लक्षण दिए, और जो लक्षण हमारे अंदर आए, आप उन लक्षणों को क्या बोलेंगे? आनुवांशिक लक्षण। और हमारी एक प्रवृत्ति क्या बन गई कि हम अपने जनकों के लक्षणों को रखते हैं, तो हम इस घटना को आनुवांशिकता बोल सकते हैं। ठीक है भाई, तो ये बात समझ में आ गई आनुवांशिकता की। अब एक पॉइंट और है कि इन आनुवांशिक लक्षणों के कारण, चूंकि आनुवांशिक लक्षण हमारे अंदर हमारी माता से भी आते हैं, हमारे पिता से भी आते हैं ना, तो जब दोनों का मिला जुला रूप, अब ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा अब जब हम अगले टॉपिक पढ़ेंगे। मैं गारंटेड कहता हूं कि एक एक कंसेप्ट आपको पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा ना। समझ रहे हैं? अभी यहाँ पर टाइम नहीं है बताने का आपको, इसलिए नहीं बता रहा हूँ। ये जो थ्योरेटिकल कंप्लीट हो जाएगा थोड़ा सा शायद आज, तो फिर हम उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे, तब आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर समझ में आ जाएगा कि कैसे ये गुण अलग अलग होते हैं, कैसे जाते हैं, सारी चीज़ हम पढ़ेंगे। तो देखिए, हमारे पिता से अलग गुण आते हैं, माता से आते हैं, तो माता और पिता दोनों के गुण आपस में मिलते हैं जब युग्मनज बनता है। देखो युग्मक बनते हैं ना, युग्मक, हमारे पिता के अंदर युग्मक अलग बनते हैं, माँ के अंदर युग्मक अलग बनते हैं। अब पिता के अंदर पिता का जो युग्मक है उसके पास अलग आनुवांशिक लक्षण होंगे, और माँ का जो अंड है उसमें अनेक मतलब अदर आनुवांशिक लक्षण होंगे। जैसे ही अंड और स्पर्म आपस में फ्यूज होते हैं तो दो विभिन्न प्रकार के आनुवांशिक लक्षण मिल जाएंगे, किसमें? जाइगोट में। ये सारी चीज़ मैं आपको डायग्राम के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करूंगा, है ना। फिलहाल आप थोड़ा सा समझ लीजिए बस। तो अब जो युग्मनज बना तो उसमें तो दोनों के लक्षण आए ना, माँ के और पिता के। तो जब दोनों के लक्षण हमारे अंदर आते हैं तो हम क्या है, उनसे थोड़ा बहुत भिन्न हो जाते हैं। अब बिल्कुल उनके समान नहीं बन सकते हम, एवरेज नहीं बनते, कुछ बिल्कुल आइडेंटिकल हो जाते हैं, हाँ, मतलब अपने माता पिता के जैसे समान। तो कहने का मतलब ये है कि आनुवांशिक लक्षण के कारण हम
अपने पेरेंट्स से थोड़ा सा भिन्न होते हैं ना भाई। तो जो विभिन्नताएं हमारे अंदर आती हैं ना, हम उन विभिन्नताओं को ही क्या बोलते हैं, विविधता बोलते हैं, वेरिएशन बोलते हैं। समझ में आ गई बात। कहने का मतलब है कि आनुवांशिक लक्षण के कारण जो हमारे अंदर नए लक्षण प्रकट होते हैं हमारे माता पिता की तुलना में, या हम थोड़ा बहुत उनसे भिन्न होते हैं, तो हम उस घटना को विविधता के नाम से जानते हैं, विभिन्नता के नाम। विविधता और विभिन्नता एक ही बात है। तो अब देखिए, हम सभी बिल्कुल अलग अलग होते हैं ना, हम सभी बिल्कुल अलग अलग है कि नहीं है, अपने माता पिता से भी अलग है ना, हम समझ रहे ना। सभी संसार के जितने भी मनुष्य हैं वो लगभग सब अलग अलग होते हैं ना। क्यों? क्योंकि हम सभी विभिन्न हैं, हम सभी में विविधता है। क्या कारण है विविधताओं का? केवल आनुवांशिक लक्षण। समझ में आ गई। तो दो घटनाएं हमने यहाँ पे पढ़ी कि भाई आनुवांशिकता क्या है, तो आप बोलेंगे संततियों की ऐसी प्रवृत्ति जिसमें वे अपने जनकों के लक्षणों को रखती हैं, या जनकों के लक्षण जब संतान में जाते हैं तो हम इसे आनुवांशिकता कहते हैं। ऐसे भी कह सकते हैं आप कि जनकों के आनुवांशिक लक्षणों का अपनी संतानों में जाना ही क्या कहलाता है? आनुवांशिकता। ऐसे भी आप कह सकते हैं। और विभिन्नता कि आनुवांशिक लक्षणों के कारण संतान में जो विविधताएं या विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं, हम उसी को विभिन्नता या विविधता के नाम से जानते हैं, है ना। अब फिर एक नेक्स्ट बनती है कि बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच जिसमें हम आनुवांशिकता एंड विविधता का अध्ययन करते हैं, हम उसे आनुवांशिकी या जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? आनुवांशिकी या जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं। तो जो जेनेटिक्स है ना, जो आनुवांशिकी है, वो एक ब्रांच है भाई, एक ब्रांच है आनुवांशिकी, एक अलग बुक है, एक अलग शाखा है बायोलॉजी की, है ना। तो व्हाट इज जेनेटिक्स? आनुवांशिकी क्या है? तो आप बोलेंगे एक ऐसी ब्रांच जिसमें आनुवांशिकता और विविधता दोनों का साथ अध्ययन किया जाता है, तो हम उसे जेनेटिक्स या आनुवांशिकी के नाम से जानते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई, है ना। पता चल गया आपको जेनेटिक्स क्या है, आनुवांशिकी क्या है। बहुत सिंपल सी बात है कि बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच जिसमें हम आनुवांशिकता और विविधता दोनों का ही अध्ययन करें, हम उस ब्रांच को जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं। ठीक है भाई। और ये जो आनुवांशिकी है ना, ये जो आनुवांशिकी या जेनेटिक्स जो शब्द है, ये महान वैज्ञानिक बेटसन ने दिया था। किसने दिया था? बेटसन ने। और जो आनुवांशिकी के जनक हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स, है ना। मैं भी कहाँ यार, फादर ऑफ आनुवांशिकी, है ना। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स जो है वो हमारे बहुत ही प्यारे, बहुत ही जाने पहचाने अजीज ग्रेगर जॉन मेंडल। कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल हमारे आनुवांशिकी के जनक हैं। ये एक बहुत महान वैज्ञानिक हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। हालांकि ये ऑथेंटिक वैज्ञानिक नहीं है, अभी आपको मैं बताऊंगा। तो आप फिलहाल इतना याद रखिए कि आनुवांशिकी जो शब्द है वो तो दिया था बेटसन ने। किसने दिया था? बेटसन ने दिया था। और आनुवांशिकी के जो जनक हैं, जेनेटिक्स के जो फादर हैं, वो हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। कौन है भाई? ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है। तो ये तो कुछ आपकी परिभाषाएं हुई जो आपके नोट्स में सबसे पहले ना, थोड़ा बहुत समझने के लिए कि भाई आनुवांशिकता क्या है, विविधता क्या है, जेनेटिक्स क्या है। तो ये थोड़ी बहुत बातें हमने यहाँ पर पढ़ के चले। तो हमने पता चला कि भाई जो लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, हम उन्हें आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। क्या कहते हैं? आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। और हमने देखा कि भाई आनुवांशिक पदार्थ तो केवल डीएनए होता है, अर्थात डीएनए ही एक ऐसा पदार्थ है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है ना। हमने पढ़ा कि आनुवांशिकता क्या होती है, तो वहाँ हमने देखा जब जनकों के आनुवांशिक लक्षण
एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं या संतानों में जाते हैं तो हम उसे आनुवांशिकता कहते हैं। और आनुवांशिक लक्षणों के कारण संतान अपने जनकों से कुछ भिन्न होते हैं, हम इसे विविधता कहते हैं। तो हमने लास्ट में पढ़ा कि बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच जिसमें आनुवांशिकता और विविधता दोनों का एक साथ अध्ययन किया जाए, हम उसे जेनेटिक्स या आनुवांशिकी के नाम से जानते हैं। और ये जो जेनेटिक्स शब्द है वो किसने दिया था? बेटसन ने दिया था। और इसके जो जनक हैं वो कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल हैं। ठीक है भाई, चलिए, तो ये तो कुछ बात हुई। अब मैं आपको एक पॉइंट बता देता हूँ भाई। इसके बाद हमने यहाँ पे पढ़ा मतलब हम देखेंगे कि मेंडल का जन्म परिचय। मेंडल का जन्म परिचय, हालांकि आपके सिलेबस में इसके बारे में डिटेल नहीं है, ये मैंने आपको लिखा दिया है क्योंकि आरबीएसई में था। और कभी भी आपसे बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा कि आप मेंडल का जन्म परिचय लिखिए, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा बहुत याद करना है। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं, आप वहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए। मेरी इस पॉइंट को सुनिए। मेंडल का जन्म परिचय लिखा हुआ है ना, ये जो टॉपिक है उसमें एक लाइन है कि इन्होंने शायद मैंने 58 से 65 तक या कुछ ऐसे वहाँ पे करा रखा है ना, तो वहाँ पे आप करेक्शन कर लीजिए। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आप लिखना 1856 से 1853 तक और 7 वर्ष तक। कितना? 7 वर्ष तक। ये आप करेक्शन कर लीजिए भाई। उसमें मेरी बात को ध्यान सुनिए। आरबीएसई में थोड़ा वहाँ पर 8 वर्ष लिखा हुआ है और जो डेटा है वो थोड़ा सा गलत है ना, तो कोई बात नहीं, मैं जल्दी में कई बार लिख जाता है, वहाँ पर थोड़ा कम ध्यान रहता है ना, तो जब मैं यहाँ पढ़ाता हूँ तो तब मुझे पूरी बातें याद आ जाती है ना, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। मैं करेक्शन तो उसमें करा ही देता हूँ, बाई चांस यदि हो भी जाता है तो ना, तो आप इसको गलत वो भी नहीं है क्योंकि उसमें भी ऑथेंटिक है, मतलब पर ये ज़्यादा ऑथेंटिक है भाई, है ना, क्योंकि ये एनसीईआरटी का पॉइंट है। तो आप वहाँ करेक्शन करके क्या लिखेंगे? जो डेट लिखी हुई है ना, आप वहाँ पे ऐसे लिखेंगे, अरे यार फिर 53 हो गया 63 63 है ना, 1856 से 1863 तक। और कितने वर्ष तक? 7 वर्ष तक। जैसे वहाँ पे 8 वर्ष लिखा हुआ है ना, 8 वर्ष, तो 8 वर्ष की जगह पे आप 7 वर्ष कर लो। और जो जो डेट सन लिखी हुई है उसमें आप 1856 से 1863 कर लेना भाई, है ना। ये करेक्शन आप कर लीजिए, ठीक है। चलिए, ये कर लिया। अब मैं आपको इनके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ ना, कि जो हमारे ग्रेगर जॉन मेंडल थे उनका जन्म 22 जुलाई 1822 को मोराविया या चेकोस्लोवाकिया नाम के एक गाँव में हुआ था, है ना। ऑस्ट्रिया में है ये। चलिए, तो ये कोई ख़ास इम्पोर्टेंट बात नहीं है, मैं आपको मोस्ट वन इनके बारे में बात बता देता हूँ कि जो मेंडल थे वो कोई जाने माने और ऑथेंटिक वैज्ञानिक नहीं थे, है ना। मैं कह सकता हूँ कि जो हमारे मेंडल जी हैं ये सबसे दुर्भाग्य व्यक्ति हैं, मतलब ये क्या बोल सकते हैं उनको, बैड लकी पर्सन, है ना। मतलब बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण इनका जीवन है। किनका भाई? मेंडल का। अब आप बोल रहे हैं सर आप उनके बारे में ऐसा क्यों बोल रहे हैं ना, मतलब वो तो एक महान वैज्ञानिक है। तो मैं आपको बता दूं भाई, जो आनुवांशिकी वाली घटना है उस पर इनसे पहले बहुत सारे वैज्ञानिक काम कर रहे थे, लेकिन वो सफलता नहीं पाए, सफलता नहीं पाई उन्होंने ना। तो मेंडल ने क्या किया? मेंडल तो केवल एक पादरी थे बस, है ना, चर्च में एक पादरी थे, ये वैज्ञानिक नहीं थे मेंडल, है ना। मेंडल जी पादरी थे एक चर्च में। तो उन्होंने क्या किया, जब वो पादरी के रूप में कार्य कर रहे थे तो उन्होंने अपने ही उद्यान में जो मठ जिसको बोलते हैं, मठ के जो उद्यान होता है, जो बगीचा होता है, वहाँ पर इन्होंने मटर के पौधे पर अपने प्रयोग किए, मटर के पौधे पर अपने प्रयोग किए। और जब ये अपने मटर के पौधे पर प्रयोग कर रहे थे तो इन्होंने बहुत सारे डेटा कलेक्ट किए, है ना। बहुत सारा इन्होंने मेहनत की कि भाई ये इस प्लांट का इसके साथ क्रॉस कराओ तो ऐसे पौधे ये आखिर ऐसे कैसे आए। फिर उन्होंने और संकरण कराए ना, ऐसे बहुत सारे प्रयोग उन्होंने किए थे। किसने? मेंडल ने।
अच्छा मैं आपको बता दूं कि जब मेंडल जी अपने प्रयोग कर रहे थे तो उस समय के महान वैज्ञानिक थे डार्विन, है ना। डार्विन एक महान वैज्ञानिक थे। तो डार्विन ने उस समय एक एक रिसर्च उनका चल रहा था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, यानी कि जातियों की उत्पत्ति नाम से ना। चैप्टर नंबर 7 जो है जिसमें इवोल्यूशन है, जैव विकास, वहाँ हम इसके बारे में पढ़ेंगे ना, डार्विन के बारे में, चैप्टर नंबर 7 में ना भाई। तो जब जब मेंडल अपने प्रयोग कर रहे थे तो उसी समय डार्विन नाम के जो उस सदी के महान, सबसे महान वैज्ञानिक थे ना, वो भी अपने प्रयोग कर रहे थे ना, रिसर्च कर रहे थे। और उन्होंने एक किताब निकाली हुई थी, एक रिसर्च चल रहा था कि ये जातियों की उत्पत्ति कैसे हुई, है ना। तो उस समय जितने भी व्यक्ति थे उन सभी का ध्यान केवल किस पे था, केवल डार्विन पे था कि भाई ये तो महान वैज्ञानिक है, ये पता नहीं क्या प्रयोग कर रहे हैं, है ना। तो बेचारे जो मेंडल थे वो एक पादरी थे, केवल वो अपने प्रयोग करते जा रहे थे, अपना रिकॉर्ड रखते हुए जा रहे थे। और उन्होंने हालांकि नेचुरल हिस्ट्री के समीप अपना एक प्रकाशन भी उन्होंने जारी किया, लेकिन तब कौन ध्यान देता, क्या कहाँ का प्रकाशन, अच्छा कौन, अच्छा मेंडल कोई पादरी है, अच्छा कोई बात नहीं, छोड़ो यार क्या प्रयोग होंगे उसके ना, मतलब पता नहीं कौन है। अब तो डार्विन को देखेंगे भाई, डार्विन जी क्या कर रहे हैं ना, ऐसे। अब ये आज भी चलता है ना, जो छोटे व्यक्ति होते हैं भाई, चाहे उनमें कितने भी गुण हो, उनको गुण को नकार दिया जाता है ना। जैसा कि मैं आपको आजकल बता दूं कि बहुत सारे ऐसी आर्टिस्ट हैं, मतलब गरीब जो फुटपाथ पे हैं और उनके पास ऐसी ऐसी कला है, मतलब बहुत सारे आर्टिस्ट, उनके सिंगर, गाना गाने की टेक्निक है, डांस करने की एक्ट है, और मैं कह सकता हूँ बहुत प्रकार के एथलेटिक्स भी हैं, मतलब है लेकिन उनमें कला तो है, लेकिन हम उस कला को उजागर नहीं कर पा रहे, या वहाँ जहाँ उसका वास्तविक स्थान है वहाँ पर वो पहुँच नहीं पाता है कोई भी कारण से, या वो राजनीतिक हो या आर्थिक हो, है ना, कैसे भी। और आजकल तो जैसा कि आपने देखा होगा कि भाई अब एक्टर है, अच्छा आप जैसे मैं आपको बता दूं, मैं मॉडर्न टाइम में आपको ले जाऊं, तो जैसे ये टिकटॉक है, शायद टिकटॉक चलता है ना, आप सभी देखते होंगे, मुझे पता है ना, बहुत फ़ैन होंगे आप टिकटॉक वगैरह के ना, ऐसे जो भी है। तो इस समय आप देखना कि कुछ ऐसे गरीब हैं, मोस्टली बिहार, इसमें ना बिहार वाले ज़्यादा टैलेंटेड हैं भाई, है ना, बिहार वाले अपने टैलेंटेड बहुत ज़्यादा दिखा रहे हैं ना। तो आप देख भी रहे होंगे कि बहुत सारे सोशल मीडिया पे वायरल भी हो जाते हैं, प्रसिद्ध भी हो जाते हैं अपनी एक्टिंग के कारण ना। लेकिन होता क्या है कि वो वास्तविक एक्टिंग नहीं कर पाते ना, वहाँ नहीं पहुँच पाते जैसे हीरो, एक्टर, एक्ट्रेस होते हैं ना। क्यों? क्योंकि वहाँ पे तो पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है ना, कि जो एक्टर है उनके बच्चे वहाँ पे जा रहे हैं ना, ऐसे करके। और जिनमें वास्तविक में एक्ट है, कला छिपी हुई है, वो अपने गरीबी की वजह से या कोई भी कारण वहाँ पे हैं, है ना। तो सेम कहने का मतलब है, जो कमज़ोर होता है ना उस पर आज के टाइम पे कोई ध्यान, अब पहले भी, आज के टाइम की बात नहीं, पहले भी क्या ध्यान देते थे, मेंडल जी उन्हीं के तो शिकार है ना। तो कहने का मतलब वहाँ पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता था, है ना। तो ऐसे ही जब डार्विन के प्रयोग चल रहे थे ना, तो मेंडल बेचारे ने अपने बहुत सारे प्रयोग किए 7 वर्ष तक, फिर उन्होंने अपने रिजल्ट भी प्रकाशित किए, लेकिन किसी ने उनकी नहीं सुनी, मतलब किसी ने उनको देखा ही नहीं कि इसने कुछ किया भी है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को, है ना। तो ये सारी बातें बिल्कुल विलुप्त कर दी। अब बेचारे 1884 को इनकी मृत्यु भी हो गई, है ना। 1822 को इनका जन्म हुआ था और शायद 6 जनवरी 1884 को इनकी मृत्यु हो गई, है ना। तो ये मर गए, मेंडल जी मर गए। अब किसी ने इनकी बातों पे कोई ध्यान नहीं दिया, पता नहीं इन्होंने क्या किया था, सारा कुछ विलुप्त हो गया, समझ रहे हैं आप। लेकिन हुआ क्या, इनकी मतलब इनका लक देखो, फिर बेचारे मर गए, है ना। अब हुआ क्या कि 3 वैज्ञानिक जो इनके पीछे लगे हुए थे, इन पर रिसर्च कर रहे थे मेंडल के कार्यों पर, उन्होंने इस पर नोटिस किया कि भाई ये जो मेंडल ने जो कुछ करके गया है, इसने कुछ विशिष्ट बात की है ना। तो उन्होंने इन पर जो इनके डेटा था, इनके जो प्रयोग थे, उन पर रिसर्च करना उन्होंने प्रारंभ किया। जैसे आपको पता है कार्ल कॉरेंस, सेरमैक, है ना, ह्यूगो डी ब्रिज, कार्ल
कार्ल कॉरेंस और एरिक वॉन शेरमैक। ये तीनों वैज्ञानिक जो अलग अलग देशों के थे, अलग अलग देशों के थे, और सन 1900 में इन तीनों वैज्ञानिकों ने लगभग बैक टू बैक इन मेंडल के जो प्रयोग थे उनको दुनिया के समक्ष रखा, है ना। ये लिखा हुआ पॉइंट है कि पुनर्खोज की इन्होंने, है ना, समक्ष रखा। अब एक साथ ये तो वायरल हो गया कि आखिर यार ये मेंडल कौन है। इस मेंडल की चर्चा होने लग गई। तीन महान वैज्ञानिक जो अलग अलग देशों के, वो बैक टू बैक मेंडल के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब दुनिया की नज़र वहाँ पे गई कि यार वास्तव में ये क्या चीज़ है ना। तो तब उन्होंने देखा यार ये तो बहुत ही महान कार्य करके गए। जेनेटिक्स, आनुवांशिकी, अभी तो आपको पता नहीं है आनुवांशिकी क्या है। अभी जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ना आगे, तब आपको पता चलेगा ये कितनी मेहनत करके और किस प्रकार हमको एक्सप्लेन कर गए कि ये जेनेटिक्स चलती कैसे है ना। तो तब दुनिया को पता चला कि जो मेंडल थे, जो एक सामान्य पादरी थे, वो कितने बड़े महान वैज्ञानिक थे, क्योंकि कोई भी वैज्ञानिक इस कार्य में सफलता नहीं पा सका था जो मेंडल ने बहुत पहले पाली थी इस पर। तब उन वैज्ञानिकों ने तीनों ने जैसे इनका प्रकाशन किया तो दुनिया की इन पर नज़र पड़ी। तब जाके इनके नियम जो थे, इनके जो प्रयोग थे उनको सफल माना गया। और तब एक घटना दी गई, एक टर्म दिया गया मेंडलवाद, यानी कि मेंडल के नियम। ठीक है, अब वो क्या क्या नियम थे, कैसे थे, वो हम आगे टॉपिक में पढ़ेंगे। समझ रहे हैं। तो ऐसा कुछ हुआ था भाई मेंडल के साथ, समझ रहे ना। जैसे जब यदि वो जीवित रहते उस समय उनको ये उपलब्धि मिलती तो एक अलग ही बात होती, लेकिन उन मेंडल को खुद को ही नहीं पता था कि आखिर मैंने कितना बड़ा काम कर दिया है, जो अगली पीढ़ियों को, मतलब हम जो पढ़ रहे हैं हमें तो पता चल गया ना कि हमारे लिए वो कितना फ़ायदेमंद साबित होगा। तो ऐसा बहुत महान कार्य कर गए थे भाई ये मेंडल बहुत समय पहले, समझ रहे। 1884 में इनकी मृत्यु हुई थी, तो उस समय तक ये काम कर गए थे भाई बहुत सारे ना। ठीक है, तो ये उनकी कुछ बेसिक लाइफ स्टोरी है भाई मेंडल के बारे में। तो मेंडल पहले वैज्ञानिक नहीं थे, कोई ऐसे नहीं थे कि भाई ये वैज्ञानिक हैं रिसर्च कर रहे हैं ना। यदि ये वैज्ञानिक होते ना तो इनके प्रकाशन को देखा जाता। ये तो एक सामान्य व्यक्ति थे, केवल पादरी थे। इन्होंने अपना प्रयोग किया, जनता के सामने प्रकाशित भी किया, लेकिन कौन देखता है, हम कहाँ देखते हैं। जो हम तो केवल उसी पे ध्यान देते हैं ना जो अपने आप में फेमस होता है, उसी पे ध्यान देते हैं ना। ये हमारी सब की फितरत है कि जो प्रसिद्ध होता है केवल हम उसी पे ध्यान देते हैं, समझ रहे हैं। हाँ, तो हमें हर चीज़ यार सभी का सम्मान करना चाहिए, है ना। सभी का सम्मान करने का मतलब है जो प्रसिद्ध है या नहीं है तो हमें बातें तो सबकी सुननी चाहिए ना। हो सकता है कोई जो छोटा व्यक्ति होता है उसकी बातें हमें बहुत ज़्यादा अच्छी लग जाएं, है ना। तो सभी की बातों को ध्यान सुनना चाहिए, किसी को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए कभी भी, है ना। चलिए, तो ये उनकी लाइफ स्टोरी हुई भाई किसकी, मेंडल की। ठीक है, तो इसमें ये करेक्शन आपने कर ही लिया, बाकी ये बहुत आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, है ना, कि मेंडल का जन्म पर्चा लिखिए। अब इसके बाद हम बात करते हैं, अब ये हमारे टॉपिक चालू हो गए भाई। अब इन टॉपिकों के बाद कल हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे, है ना। और कल मैं आपको इसका पूरा कंसेप्ट दूंगा ना। आज तो हम थ्योरेटिकली पढ़ेंगे, केवल इसको थ्योरी है, ये एक बार आज हो जाएगी। और कल का जो टॉपिक है जो एक संकर संकरण वाला, जब मैं उसे स्टार्ट करूंगा ना तो उससे पहले आपको एक बहुत ही सॉलिड कंसेप्ट दूंगा, इतना सॉलिड कंसेप्ट दूंगा जिससे आपको वास्तविकता पता चल जाएगी कि ये जेनेटिक्स, आनुवांशिकी चलती कैसे और क्या सिस्टम होता है। ठीक है, सारी बातें आपको। तो मटर के पादप का चयन, अब ये अपने आप में ये क्वेश्चन है जो 2 नंबर का आपसे पूछा जाएगा, समझ रहे हैं। ये क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मेंडल ने आखिर, अब ये तो आपको पता ही है, ये बात बताने वाली बात नहीं है कि मेंडल ने मटर के पौधे पर अपना प्रयोग किए थे ना 7 वर्ष तक,
है ना भाई। और जो मटर था उसका जो साइंटिफिक नेम, बॉटनिकल जो नाम था वो था पाइसम सैटाइवम, पाइसम सैटाइवम। तो अब ये क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर ऐसे क्या कारण थे कि मेंडल ने केवल मटर के पादप का ही चयन किया। आप समझ पा रहे मेरी बात को, नहीं समझ पा रहे हैं ना, कि आखिर ऐसे क्या कारण है कि मेंडल ने केवल मटर के पादप का ही चयन। तो हमें ये याद रखना है कि मेंडल ने मटर के पादप का चयन निम्न कारणों से किया, मतलब उन्हें कुछ लगा कि आखिर इस मटर के पादप में ऐसी क्या चीज़ है जो उन्होंने उसको सेलेक्ट किया। तो ये पॉइंट हमें देखना है, अभी याद करना है भाई आपको ना। तो सबसे पहला कारण, मैं शॉर्ट में लिख दूं क्या, चलो शॉर्ट में लिख दूंगा आगे ना। जो मटर का पौधा होता है वो एक वर्षीय होता है, अतः उद्यान में, या मैं कह सकता हूँ ना गमला, गमला भी कहीं मिल जाता है, ये भी आप लिख सकते हैं, नहीं नोट्स में आप मत लिखना चाहे, कोई दिक्कत नहीं है। उद्यान में या गमला में आसानी से उगाया जा सकता है, ये पहला कारण था, है ना भाई। सेकंड, जीवन काल अल्प होता है, अतः कम समय में अधिक पीढ़ियों का अध्ययन संभव है या किया जा सकता है। आप मेरे शब्दों पे मत जाया करो कि जैसे मैंने यहाँ पे संभव है और वहाँ पे किया जा सकता है ना, तो कुछ बच्चे पूछेंगे सर ये संभव, ये नोट्स में तो है नहीं, ठीक है। तो आप ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी लिख सकते हैं ना। ये उभयलिंगी है, जो एक बार लिख दूं मैं, उभयलिंगी है, अतः स्वयं परागण से शुद्ध वंशक्रम प्राप्त किया जा सकता है कई पीढ़ियों तक। इसमें पर परागण भी संभव है, ठीक है, और इसमें विभिन्न विपर्यासी लक्षण पाए जाते हैं। तो देखिए भाई, आपको जो ये पॉइंट दिख रहे हैं, ये 5 पॉइंट जो आपको दिख रहे हैं, क्लियर दिख रहे हैं, बिल्कुल, है ना। सुनिए, तो ये जो 5 पॉइंट है ना, इन कारणों की वजह से मेंडल ने मटर के पादप का चयन किया ना। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछ ले जाता है, आप इसको मोस्ट लगा सकते हैं अपने नोट्स में ना, कि ये हमें याद करना है। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि मेंडल ने मटर के पादप का चयन क्यों किया, कारण बताइए ना, या किन कारणों से मेंडल ने मटर के पादप का चयन किया। कैसे भी क्वेश्चन दे सकता है, हमें तो अपने टॉपिक से मतलब है। क्वेश्चन बनाना एग्जामिनर की हेडेक होती है ना। अब वो क्या लाइन दे हमें उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब हमें ये पता चल गया कि वो ये पूछना चाह रहा है कि मेंडल ने मटर के पादप का ही सिलेक्शन क्यों किया, तो हमें बस उसका आंसर पता होना चाहिए। तो देखिए कितना सिंपल है भाई, है ना। सबसे पहला पॉइंट कि जो मटर का पौधा होता है वो एक वर्षीय होता है ना। एक वर्षीय पौधा है ना, आपको पता ही है। अरे मेरा मतलब ये नहीं है कि 1 साल तक वो चलता है, हालांकि उसका जीवन काल 5-6 महीने होता है, लेकिन हम उसको बोलेंगे तो 1 वर्षीय पौधा ही भाई, 1 वर्षीय पौधा तो बोलेंगे मटर के पौधे को। अरे यार 1 सीजन ही तो चलता है मटर का पौधा, फिर नष्ट हो जाता है, शायद 3-4 महीने उसका लाइफ स्पैन होता है, लेकिन हम बोलेंगे तो यही कि 1 वर्षीय पौधा है। गेहूँ है, गेहूँ चना, ये क्या है, 1 वर्षीय पौधे तो हैं, लेकिन ये थोड़ी है कि पूरे 1 साल तक रहते हैं, ये 3-4 महीने तक सूख जाते हैं। देखा है ना गेहूं का पौधा ऐसे, लेकिन है तो 1 वर्षीय है। तो हम बोलते हैं
कि जो मटर का पौधा है वो एक तो 1 वर्षीय होता है। अब इसका जीवन काल ही इतना है, तो हम इसे क्या है, उद्यान में इसको आसानी से उगा सकते हैं या गमले में भी। क्यों? क्योंकि गमले में एक तो क्या है, कम छोटी जगह पर हम इसको उगा सकते हैं ना। अरे भाई, जब हम इस पर प्रयोग कर रहे हैं किसी प्लांट पे, और यदि हम एक ऐसा पौधा लें जो बहुवर्षीय है, तो उद्यान में यदि हम उसको लगा दें तो उद्यान तो रिजर्व हो गया ना उसी प्लांट के लिए, समझ रहे ना। और यदि 1 वर्षीय पौधा है तो 3, 4, 5 महीने आप उस पर प्रयोग कर लो, वो उसका जीवन काल नष्ट हो जाएगा, फिर दूसरा पौधा लगा दीजिए। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? तो फायदेमंद ही तो है भाई। 1 वर्षीय पौधा है तो आप इसे उद्यान में भी लगा सकते हैं, आप इसे गमले में भी आसानी से उगा सकते हैं या लगा सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं होती। अब दिक्कत का मतलब ये नहीं है कि इसको आप उद्यान में ही उगाएं। मैं उद्यान में उगाने का क्या मतलब है, उद्यान एक इसके लिए काम लिया गया कि वहाँ पर हम नए नए प्रकार के प्लांट लगा सकें। यदि आप बहुत सारे बहुवर्षीय प्लांट उसमें लगा देंगे तो वो उद्यान नहीं रहेगा, वो तो अभी एक जंगल बन जाएगा, एक बगीचा बन जाएगा। समझ रहे हैं? ऐसे तो मटर का पौधा 1 वर्षीय है तो इसे उद्यान या गमले में भी आसानी से उगा सकते हैं। कहने का मतलब है कम जगह की इसको आवश्यकता पड़ती है, तो ये अच्छी बात है। दूसरी बात, इसका जीवन काल अल्प होता है, तो हम कम समय में ही अधिक पीढ़ियों का अध्ययन कर सकते हैं। अब एक बात बताओ, यदि मेंडल कोई बहुवर्षीय पादप को सेलेक्ट करता, अब बहुवर्षीय पादप में आप देखो कि देखो प्लांटों की जो पीढ़ी है वो उसमें जैसे फूल आना, फिर उसमें जनन होना, फिर उसमें बीज बनना, ऐसी वही तो घटना होती है। यदि कोई प्लांट बहुवर्षीय है तो भाई बहुवर्षीय प्लांट तो जब 7-8 साल का हो जाता है ना, 5, 6, 7, 8 साल का, तब जाके उसमें पुष्प लगना प्रारंभ होता है। अब तब तक मेंडल बैठेंगे क्या कि पौधा लगा दिया, अब 7-8 साल तक ये बड़ा होगा, फिर इस पर एक्सपेरिमेंट होंगे? ऐसा होगा क्या? ये उचित है क्या? बिल्कुल नहीं है, है ना। उचित क्या है, एक ऐसा पौधा हो जिसका जीवन काल कम हो, मतलब ये 3-4 महीने का जीवन काल होता है। तो यार देखो 3-4 महीने में एक एक्सपेरिमेंट हो जाएगा पूरा, समझ रहे। फिर उगा दो, फिर उस पर एक्सपेरिमेंट करो, तो अधिक पीढ़ियों का अध्ययन संभव हो जाएगा ना इससे। क्यों? तो इसका जीवन काल कैसा है, अल्प है। ये बात समझ में आ गई? तो बेनिफिट वाली बात है ना इसका जीवन काल का कम होना, छोटा होना। नेक्स्ट, ये उभयलिंगी है, अतः स्वयं परागण से शुद्ध कई पीढ़ियों तक शुद्ध वंशक्रम प्राप्त होता है। अब सुनिए, मटर जो है वो उभयलिंगी फ्लावर होता है। अच्छा, उभयलिंगी से क्या होता है मैं आपको बता दूं। उभयलिंगी में स्वयं परागण होता है ना, होता है ना स्वयं परागण, है ना, स्वयं परागण होता है ना, उभयलिंगी जो पुष्प होता है। अब एक बात बताओ, स्वयं परागण होने से, जैसे कोई प्लांट है तो उस प्लांट में, कोई प्लांट है उस प्लांट में यदि स्वयं परागण होगा, स्वयं परागण, तो नई संतति बनेंगी, क्योंकि परागण के बाद संततियां बनती हैं। तो जो संतति बनेंगी ना, उस संतति में 100% गुण किसके होंगे, जो उसी प्लांट के। जैसे देखो मैंने आपको बताया कई बार, ये एक प्लांट है तो इसमें यदि स्वयं परागण हुआ, एक नया पौधा बना, तो इस नए पौधे में जितने भी लक्षण हैं वो 100% इसी के तो आएंगे, तो शुद्ध वंशक्रम चलता जाएगा ना। शुद्ध वंशक्रम, यदि मैं कहूँ कि ये 2 डिफरेंट प्लांट हैं और इनमें होता है पर परागण, ऐसे पर परागण, तो अब जो नई संतान बनेगी, अभी जो नई संतान बनेगी ना, तो उस नई संतान में दोनों के लक्षण आएंगे ना। देखो इसके भी लक्षण आएंगे और इसके भी लक्षण आएंगे, तो अब तो शुद्ध वंशक्रम नहीं है ना ये भाई, अलग लक्षण शो करेगा ना इन दोनों से। तो शुद्ध वंशक्रम प्राप्त करना, ये आगे मैं बताऊंगा कि क्यों स्वयं परागण वहाँ जरूरी था, आगे बात आपको समझ में आएगी। तो शुद्ध पौधा तो आप किससे प्राप्त कर सकते हैं, जब आप इसमें स्वयं परागण ही कराते जाएं, क्योंकि पर परागण में तो 2 डिफरेंट प्लांटों का योगदान होता है ना, तो शुद्ध वंशक्रम प्राप्त नहीं होता। तो मटर के पौधे का ये भी एक फायदा है कि ये उभयलिंगी पौधा होता है, अतः स्वयं परागण से कैसा वंशक्रम, प्योर लाइन यानी कि शुद्ध वंशक्रम प्राप्त होता जाता है। ठीक है, इसमें पर परागण भी संभव है। और मैंने कहा था कि भाई
ओभैलिंगी पुष्प जो होता है उसमें आप स्वपरागण भी हो सकता है और उसमें परपरागण भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं ना। अच्छा, परपरागण भी हम यहाँ पे कराएंगे, वो मैं आगे बताऊंगा क्यों कराएंगे। संकरण तकनीक मैंने आपको पढ़ाई थी ना, उसमें याद कीजिए विपुंसन को, इमैस्कुलेशन को, चैप्टर नंबर 2 में विपुंसन मैंने आपको बताया था कि पराग कोष को परिपक्व होने से पहले ही काट दो और फिर इसको बैगिंग कीजिए, ऐसे बताया था ना। तो उसमें हम क्या करते हैं, परपरागण ही तो करवाते हैं। तो परपरागण भी संभव है मटर के पौधे में क्योंकि उभयलिंगी है। तो दोनों ही घटना हो सकती है इसमें, स्वपरागण भी हो सकता है और आवश्यकता पड़ने पर परपरागण भी हो सकता है। तो ये भी बेनिफिट वाली बात है। और एक सबसे बड़ी बात कि इसमें बहुत सारे विपरीत लक्षण पाए जाते हैं। अब मेंडल ने जो प्रयोग किए थे ना, मेंडल जी ने जो अपने एक्सपेरिमेंट किए थे वो विपरीत लक्षणों पर ही किए थे भाई, है ना, विपरीत लक्षणों की वजह से किए थे। तो विपर्यासी का मतलब है विपरीत लक्षण। कैसे लक्षण, विपरीत लक्षण, है ना। तो विपरीत, अब मटर का जो पौधा है ना उसमें क्या है, विपरीत लक्षण होते हैं। अब जो कौन कौन से विपरीत लक्षण है हम अगले टॉपिक में लिखा हुआ है उसके बारे में बात करेंगे ना। तो फिलहाल अब विपरीत लक्षण से क्या फ़ायदा होता है, विपरीत लक्षण की वजह से ही ये अपने प्रयोगों में सफल हुए थे मेंडल। सबसे मेन सफलता का कारण था ये कि इसमें विपरीत लक्षण पाए जाते हैं मटर के पौधे में ना। और इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो विपरीत लक्षणों को लेकर ही किया था, जो आपको आगे समझ में आएगा। ठीक है, तो ये टॉपिक आपको समझ में आ गया कि आखिर मेंडल ने मटर के पादप का ही चयन क्यों किया और किसी प्लांट को सेलेक्ट क्यों नहीं किया। तो उसके पीछे ये 5 कारण है भाई, ये आपको याद करने, आपके लिए बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये इम्पोर्टेंट बताया है तो आपको थोड़ा याद करना है इसे। ठीक है भाई, अभी तो थोड़े थ्योरेटिकल हैं, आपको कम मजा आ रहा होगा मुझे पता है, क्योंकि कंसेप्चुअल टॉपिक में ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। अब हम बात करते हैं जो चौक ले लूँ मैं। जो मटर का पौधा होता है उसके विपर्यासी लक्षण कौन कौन से हैं। ये टेबल है जो नीट के लिए इम्पोर्टेंट है, एक दो क्वेश्चन कई बार इससे पूछ लिया जाता है ना। तो सुनिए, अब हम यूँ देख रहे हैं कि जो हमारा मटर का पौधा है उस मटर के पौधे में कितने जोड़ी विपरीत लक्षण हैं। अब आपको पता चल जाएगा विपरीत लक्षण का। तो यहाँ पर एक मटर का जो पौधा होता है, मतलब मटर का जो पौधा होता है उसमें 7 जोड़ी विपरीत लक्षण होते हैं। अब वो कौन कौन से लक्षण हैं वो हम देख लेते हैं। ये तो रहा लक्षण। अब यहाँ हम देखेंगे कि प्रभावी कौन सा है और नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें अप्रभावी कौन सा है ना। अभी आप प्रभावी अप्रभावी को केवल इतना समझ लो, प्रभावी उसे बोलते जो सबसे पहले प्रकट होता है और अप्रभावी उसे बोलते हैं जो बाद में प्रकट होता है। ठीक है, होगा हो या नहीं हो ये अलग बात है, मतलब जो सबसे पहले प्रकट होगा संतान में अपने लक्षण शो होगा वो तो होता है प्रभावी, और जो दूसरी पीढ़ी में या बाद में प्रकट होते हैं लक्षण, उन लक्षणों को बोलते हैं अप्रभावी। तो लक्षण की मैं बात करूं तो सबसे पहले हम लेते हैं बीज का आकार, बीज का आकार, और उसके बाद हम लेंगे बीज का रंग, है ना। तो यदि हम कोई मटर के पौधे को देखें तो मटर के पौधे में जो बीज होते हैं ना वो आकार के आधार पर उसके बीज 2 प्रकार के हो सकते हैं, है ना। एक तो होता है आकार, तो होता है गोल, और एक आकार होता है झुर्रीदार। ठीक है भाई, आप समझो। चलो मैं एक बार लिख दूं फिर इसको समझाऊंगा। बीज के रंग की बात करें, पीला, हरा, फूल का रंग,
फूल की स्थिति, फली का रंग, फली की आकृति या आकार, और सातवां है तने की ऊंचाई। तो ये 7 लक्षण है भाई। तो मटर के पौधे के यदि हम इन 7 लक्षणों को देखें तो इनके विपरीत लक्षण मटर के पौधे में देखने को मिलते हैं। एक बार मैं बना दूं इस टेबल को, फिर उसके बाद एक्सप्लेन करूंगा। तो फूल के रंग की बात करें तो जो बैंगनी है वो श्वेत रंग पर प्रभावी है। स्थिति की बात करें तो अक्षीय जो है वो अंत्य पे प्रभावी है। फली का रंग की बात करूं तो हरा जो पीले पर प्रभावी है। फली की आकृति की बात करूं तो फूली हुई जो सिकुड़ी पर प्रभावी है। लंबा और बौना। देखिए भाई, अब ध्यान दीजिए इस टेबल पर। यह एक ऐसी टेबल है जिसमें बताया गया है कि जो मटर का पौधा होता है उसमें 7 लक्षणों के अंदर, मतलब 7 ऐसे लक्षण होते हैं जिनके विपरीत लक्षण पाए जाते हैं, मतलब है ना। श्री राम। देखिए कैसे। सबसे पहले हम लक्षण देखते हैं कि बीज का आकार, है ना। तो बीज के आकार की दृष्टि से यदि हम बात करें तो जो मटर के पौधे होते हैं ना उसमें 2 प्रकार की आकृति के बीज हो सकते हैं। एक तो ऐसा बीज जो आकृति कैसी हो जिसकी गोल हो, है ना, और एक ऐसा भी बीज होता है जिसकी आकृति कैसी हो, झुर्रीदार या सिकुड़ा हुआ, है ना। समझ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है कि जो गोल आकृति है ना वो प्रभावी किस पे, झुर्रीदार पे है। कहने का मतलब है यदि हम 2 ऐसे मटर के पौधे लें, एक ऐसे मटर का पौधा जिसके जो बीज हैं वो कैसे लग रहे हैं, गोल, और एक दूसरा मटर का पौधा जिसमें बीज कैसे आते हैं, झुर्रीदार। इन दोनों का आपस में क्रॉस कराएंगे ना तो जो पहली संतान होगी तो उसके सभी बीज कैसे होंगे, गोल आकृति वाले। तो हम क्या बोलेंगे, यार ये जो गोल आकृति वाला प्रकट हो रहा है तो ये तो यार प्रभावी है, मतलब ताकतवर है, ये इसको छिपा देता है झुर्रीदार को। देखो 2 अलग अलग पौधे लिए, गोल बीज वाला, झुर्रीदार बीज वाला, दोनों का आपस में क्रॉस कराया, एक संतान बनी। अब जो संतान थी ना तो उसमें जो बीज थे वो कैसे थे, गोल आकृति के। तो हम क्या बोलेंगे, मेंडल ने ये सारी चीज़ें बताई थी तब उन्होंने बताया था, तब हम क्या बोलेंगे कि जो गोल लक्षण है, गोल आकृति वाला, ये प्रभावी है झुर्रीदार पे। तो इसलिए यहाँ पे प्रभावी अप्रभावी लिखा गया है ना। अब आप समझ जाएंगे। तो अब तो सिंपल सी बात है। अब बीज के रंग की दृष्टि से भी ये अलग अलग है कि मतलब एक मटर के पौधे में बीज का रंग तो होता है पीला और एक में होता है हरा। समझ गए। फूल का रंग बैंगनी होता है किसी पौधे में और किसी पौधे में होता है श्वेत। तो विपरीत लक्षण है ना, ये विपरीत लक्षण ही तो है। देखो विपरीत है, आकृति के आधार पर विपरीत, रंग के आधार पर विपरीत। ऐसे फूल की स्थिति अक्षीय अंत्य, मतलब अक्ष पे लगे और टर्मिनल पॉइंट पे, बिल्कुल पॉइंट पे लगे, लास्ट में लगे ऐसे। फली का रंग, एक पौधा तो ऐसा होता है जिसकी फली का रंग कैसा होता है, हरा, और एक पौधा ऐसा होता है जिसकी फली का रंग कैसा होता है, पीला। लेकिन प्रभावी गुण कौन सा है, हरा। तो हरे रंग वाली जो पौधा है वो ज़्यादा मिलता है। आप भी देखते हैं। फली की आकृति की बात करें, एक फली तो ऐसी होती है जो फूली हुई होती है और एक फली ऐसी होती है जो सिकुड़ी हुई आकृति की होती है। तो प्रभावी कौन सी है, फूली हुई। फूली हुई का मतलब जो फूली हुई आकृति की जो फली है वो ज़्यादा देखने को मिलेगी आपको। अब तने की ऊंचाई की बात करें तो मटर का पौधा लंबाई के आधार पर, तने की ऊंचाई के आधार पर भी डिफरेंट होता है। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो लंबे होते हैं और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो बौने होते हैं। तो ये सभी के आधार पर ये विपरीत लक्षण है कि नहीं, तो आप इन्हीं को विपर्यासी लक्षण बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, विपर्यासी लक्षण। आई बात समझ में, नहीं आई? ठीक है, ये आपके नोट्सों में लिखे हुए हैं ना पूरे, है ना। तो ये विपर्यासी लक्षण वाली टेबल भी आप देख लेना भाई, ना याद कर लेना इसको। विपर्यासी लक्षण का मतलब समझ गए, विपरीत लक्षणों से है।
तो मेंडल ने मटर के पादप का इसलिए तो चयन किया, अब वो क्या करेगा, इन एक एक पौधों को क्रॉस कराएगा, तब उसने रिजल्ट निकाले थे। ऐसे जो हम आगे पढ़ेंगे ना, उसमें इन्हीं में से विपरीत लक्षण देखेंगे केवल ऐसे ना। आपको पता ही है इतना सा, क्योंकि आप पहले भी इसके बारे में पढ़ चुके हैं। तो ये 7 जोड़ी विपरीत लक्षण होते हैं भाई एक मटर के पौधे के अंदर। मतलब जो मटर के पौधे होते हैं ना, उनमें 7 लक्षणों के आधार पर उनके विपरीत लक्षण पाए जाते हैं। तो ये केवल आपको याद करने वाली बात है भाई, इसमें ऐसा कोई है तो नहीं समझने वाला पॉइंट, आपको केवल याद करना है। कल की जो पूरी क्लास है वो कंसेप्चुअल रहेगी भाई, जिसमें मेरा काम है आपको समझाने का, ठीक है। अब उसके बाद हम आज का लास्ट टॉपिक करते हैं मेंडल की सफलता के कारण। मेंडल की सफलता के कारण कि मतलब आखिर ऐसे क्या कारण है जिस वजह से मेंडल सफल हुए, एक सफल वैज्ञानिक हुए ना। तो मेंडल की सफलता के कई कारण है भाई। सबसे पहला, एक समय में एक ही लक्षण की वंशागति पर अध्ययन किया। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। मतलब ये वही बात है, ये एक टारगेट आपसे बोला जाता है ना कि आप एक ही टारगेट पे फोकस कीजिए, आप ज़रूर सफल होंगे, ठीक है। तो वही ये फैक्टर है भाई उनका। उन्होंने कैसे प्रयोग किया कि एक समय में केवल एक ही लक्षण की वंशागति। अब लक्षण कौन से थे, वही लक्षण जो अभी मैंने 7 लिखे हैं, बीज का आकार है या बीज का रंग है, फली का आकार है, ऐसे। तो इन्होंने एक समय में केवल एक ही लक्षण की वंशागति पर अध्ययन किया, मतलब इन्होंने केवल एक टारगेट रखा, इसीलिए वो सफल हुए। समझ रहे हैं, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और एक इन्होंने शुद्ध गुण वाले पौधे को चुना, मतलब मटर के पौधे को चुना जिसमें शुद्ध गुण है, ये भी कारण था। और तीसरा, इन्होंने अपने जितने भी इन्होंने अभिलेख रखा, या मैं कह सकता हूँ लेखा जोखा रखा, ये भी बहुत इनकी इम्पोर्टेंट बात थी। और हमारे भी जीवन में सफल होने के लिए ये 2 चीज़ों का होना तो बहुत ज़रूरी है। इसको तो छोड़ दीजिए, एक तो एक समय में एक ही टारगेट पे हमारा फोकस होना चाहिए, और जो भी हम कार्य करते हैं हमें उन सभी का लेखा जोखा या रिकॉर्ड रखना चाहिए। रिकॉर्ड रखने का मतलब है, देखो यहाँ पे तो उन्होंने क्या कहा, मतलब यहाँ उन्होंने इन सारी चीज़ की डिटेल लिखी थी कि मैंने इस साल इतने पौधों पर अध्ययन किया, ऐसे इतने पौधे इस प्रकार के आए, इतने पौधे इस प्रकार का है ना। तो ये हर चीज़ को क्या है, नोट करते थे, हर चीज़ को ये नोट करते थे भाई, समझ रहे, ये हर चीज़ को क्या करते थे, नोट करते थे। तो लेखा जोखा रखा इन्होंने हर अपने प्रयोग का, तो इस वजह से ये सफल हुए, है ना। तो ये भी एक क्वेश्चन है कि आखिर मेंडल सफल क्यों हुए। तो आपको ये भी याद रखना है कि 3 कारण से मेंडल सफल हुए थे, ना। एक तो इन्होंने एक समय में एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया, इन्होंने शुद्ध गुण वाले पौधे का चुनाव किया, और इन्होंने अपने जितने भी प्रयोग थे उन सभी का वास्तविक लेखा जोखा रखा, ठीक है। समझ में आ गई बात। चलिए, तो ये तो आज का टॉपिक रहा। तो आज का जो टॉपिक है वो केवल थ्योरेटिकल था, लेकिन कल की जो आपकी क्लास होगी वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी। और जो पूरा चैप्टर नंबर 5 है, जिसका जो कंसेप्ट है वो कल मैं आपको बताऊंगा ना। बहुत ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल क्लास होगी भाई कल बिल्कुल भी आप बोर नहीं होंगे, पूरी इंटरेस्टिंग क्लास होगी भाई, है ना। इसमें तो केवल आपको थोड़ा सा याद करना था। चलिए फिर आज का क्वेश्चन, दुग्ध संश्लेषण हार्मोन का नाम। दुग्ध संश्लेषण हार्मोन का नाम, मतलब वो हार्मोन बताइए जो दुग्ध का संश्लेषण करता है भाई, ठीक है। कौन सा हार्मोन बताना है, उस हार्मोन का नाम बताइए जो महिलाओं में
दुग्ध संश्लेषण करवाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? तो इसका आंसर दीजिए। और कल भाई क्लास लेना बिल्कुल नहीं भूलना है आपको। कल की क्लास वास्तव में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी, ठीक है। तो आज जो मैंने ये कराए 2-3 पॉइंट, इसमें आपको कुछ डेफिनेशन से याद कर लेनी है। मेंडल की सफलता के कारण, मेंडल के विपर्यासी लक्षण जो मटर के पौधे में है ना, और मेंडल ने मटर के पादप का ही चयन क्यों किया, ये सारे क्वेश्चन आपको याद कर लेने हैं, ठीक है। बाकी मिलते हैं कल।